अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हमारे आज का ये लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है, या फिर जिसको हम सिंपल डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल कहते हैं, इसका जो सबसे पहले आइडिया था वो बर्नौली ने दिया था। ओके, सबसे पहले जो इसका आइडिया था वो बर्नौली ने दिया था। तो इसको जो डेवलप किया था वो फिर किया था डी अलम्बर्ट ने। डी अलम्बर्ट ने दिया था, इसको डेवलप किया था, इसके कंसेप्ट को। ओके, तो ये तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक सिस्टम है, और जो सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक सिस्टम है हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये इक्विलिब्रियम में है। जो सिस्टम है हमारे पास ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, और जो जब हम जानते हैं जो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होता है तो जो टोटल फोर्स होती है ऑन ईच पार्टिकल वो जीरो होती है, तब इक्विलिब्रियम फॉर्म में होती है ना। तो यहाँ जो हमारे पास हर पार्टिकल पर जो हमारे पास क्या नाम होती है फोर्स होती है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब चूंकि हम बात कर रहे हैं फॉर सिस्टम की, तो यहाँ जो हमारे पास फॉर इक्विलिब्रियम द सम ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स फॉर एन बॉडीज आल्सो मस्ट बी जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पार्टिकल पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो हैं, तो इसका मतलब है तमाम पार्टिकल्स पर या सिस्टम पर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो भी क्या हैं, जीरो हैं। और हम उनको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ आई डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर वन पार्टिकल है, तो अगर हम फॉर एन पार्टिकल्स के लिए लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इस तरह। ओके, तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम एक यानी कि एक इजाफा करते हैं, वो मेरे पास होता है, यानी कि जो मेरे पास फोर्स होती है, टोटल फोर्स होती है, वो इज इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स प्लस कंस्ट्रेंट फोर्स। अब ये टोटल फोर्स है, इसकी इक्वल है, इसके इक्वल। ये मेरे पास अप्लाइड फोर्स होती है, ये मेरे पास कंस्ट्रेंट फोर्स होती है। अब जो मेरे पास ये कंस्ट्रेंट फोर्स होती है, इसको हम इक्वल टू जीरो करते हैं। ओके, फॉर अ रिजिड बॉडीज। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट फोर्सेस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के, जिसकी वजह से इसको हम इग्नोर कर देते हैं। या दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है इसके मुकाबले में वो बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर एक ये ऑब्जेक्ट ये इस तरफ जा रहा है, पॉइंट बी से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो इसकी फोर्स है 5 न्यूटन। ओके, तो अब जब ये इस तरह मूव करेगा तो उधर इधर कंस्ट्रेंट फोर्स होगी जो इसके ऑपोजिट ही लगेगी, वो हम सपोज करते हैं 0.5 है। तो ये इसके मुकाबले में बहुत कम है, जिसको हम इग्नोर कर देते, तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली जा रहा है पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ओके, तो अब मैं इधर वैल्यू लिख देता हूँ, एफ आई ए अप्लाइड फोर्स, और ये कंस्ट्रेंट फोर्स है, तो ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं फिर इस तरह लिख सकता हूँ, एन आई एफ आई अप्लाइड फोर्स, इसको मैं अंदर लिया। अच्छा, ये जो हमारे पास ये यूज़ करते हैं हम वर्चुअल वर्क यूज़ करते हैं। अगर हम एक्चुअल की बात करें तो हम उधर पर डी यूज़ करते हैं। तो प्लस ये मेरे पास इधर ऐसे एफ आई और इज इक्वल टू जीरो। अब जो मेरे पास ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कंस्ट्रेंट फोर्स तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगी, कौन सी फोर्स बच जाएगी, एन आई एफ आई ए आर इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास फोर्स बच गई है। ओके, ये हमारे पास रिलेशनशिप है बर्नौली प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक वर्चुअल वर्क का। ये कौन सा हमारे पास है, ये मेरे पास है बर्नौली प्रिंसिपल हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक वर्चुअल वर्क, ये मेरे पास है इसका। ओके, अब जो ये है इसको हम इक्वेशन यूज करते हैं जो स्टैटिक्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करने के लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास बर्नौली इंट्रोड्यूस डायनामिक के जो हमारे पास बर्नौली इंट्रोड्यूस डायनामिक बाय यूजिंग न्यूटन्स
सेकंड लॉ टू रिलेटेड फोर्स एंड मोमेंटम। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं कि अच्छा ये मेरे पास इक्वेशन आ गई बर्नौली प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक वर्चुअल वर्क की आ गई इक्वेशन। तो इसके बाद फिर 1742 में 1742 में डी अल्बर्ट आया, इसने डेवलप किया डायनामिक वर्चुअल प्रिंसिपल, ये तो इसने द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक वर्चुअल वर्क को इस की मदद से लिखा। ओके, तो अब जो मेरे पास एफ है, जो मेरे पास ये एफ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो मेरे पास क्या होती है, ये होती है एफ इज इक्वल टू एम ए होती है। अब इसको जो मैं जो लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बकायदा तौर पर इसका प्रूव है। ओके, अगर अब हम प्रूफ की तरफ नहीं जाना चाह रहे, चले कर लेते हैं। और इसी को हम ले लेते हैं कि हम जानते हैं जो मेरे पास होती है डी टी पी इक्वल टू एम वी होता है। ओके, तो मैं इसको फिर किस तरह इसको मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा वी डी एम ओवर डी टी प्लस एम डी वी ओवर डी टी। तो अब जो मेरे पास टर्म होगी ना, जो मेरे पास टर्म होगी ये वाली हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास ये बच जाएगी डी वी ओवर डी टी बच जाएगी। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ एम डी वी ओवर डी टी। तो मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास होती है एम वेलोसिटी के लिहाज से चेंज हो तो एक्सेलरेशन बन जाता है। लो जी, ये प्रूव हो गया मेरे पास ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को इसमें इस इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन जहन में आ सकता है कि हमने जीरो क्यों किया, क्योंकि यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में या फिर जो रियलिस्टिक मैकेनिक्स होती है उसमें अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड वो बहुत कम हो, किसके मुकाबले में स्पीड ऑफ लाइट जो कि मेरे पास है 3 × 88 पर मीटर सेकेंड, इस मुकाबले में कम हो तो उसको हम निगलेजिबल कर देते हैं। तो यहाँ जो मेरे पास था इसको हमने इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। अब हम यूज़ करते हैं कि जो बात बता रहा था कि एफ इज इक्वल टू हमारे पास डी पी ओवर डी टी होता है। ओके, तो अब जो मेरे पास है डी पी ओवर डी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये फोर्स है मेरे पास, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, यानी कि डॉट क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डॉट यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं डी पी ओवर डी टी, अब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, इस तरह हो जाएगा, मेरे पास इस तरह हो गया ये। तो अब जो मेरे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा, क्योंकि हमने इसको इधर इसके लिए लिखा था और फिर इसको रीअरेंज करके ये इक्वेशन ले आए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एफ इज इक्वल टू यही है हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं इधर पुट कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगी एफ नेगेटिव डॉट और इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, जब ये मेरे पास आ जाएगा तो फिर इसको मैं फिर अगेन इस तरह लिख सकता हूँ एन आई एफ आर आई नेगेटिव एन पी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब फिर वही प्रोसेस होगा, इधर मेरे पास क्या होगा प्रोसेस कि जो मेरे पास ये फोर्स है ये वाली, फिर ये मेरे पास एफ आई अप्लाइड फोर प्लस कंस्ट्रेंट फोर्स हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगी वैल्यू। तो ये मेरे पास वैसे का वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू ज़ीरो एन आई है। तो अब मैं इसको फिर ओपन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, अल्लाह बुरा करे आप लोगों का, ये आर आई प्लस एफ आई, तो ये नेगेटिव पहले ही है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, पी आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फिर अगेन ज़ीरो हो जाएगी, जिस तरह मैं बताया कि कंस्ट्रेंट फोर्स होती है। तो मेरे पास बच गई ये फोर्स एन आई एफ आई, ये अप्लाइड फोर्स है तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, इस यहाँ लिखें या ना लिखें ये बात है। तो ये मेरे पास आ गया, तो आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको फिर कॉमन ये इक्वेशन आ चुकी है फाइनल, इस फाइनल इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ
जो हमारे पास हो गया एन आई एफ आई ए नेगेटिव पी आई। अच्छा, मेरे पास इधर ये था, ओके, ये डॉट आ रहा है, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो यही हमारे पास इक्वेशन है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल की, जिसने इसके कंसेप्ट को यूज किया किसके, बर्नौली के। ओके, डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ विजुअल वर्क फ्रॉम द रियम ऑफ स्टैटिक टू डायनामिक। तो जो हमारे पास डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल होता है, इसको हम यूज करते हैं फॉर एनालाइजिंग द डायनामिक प्रॉब्लम्स which can reduce it into a static equilibrium problem। ओके, ये इसका बेसिक पर्पज है कि इसको हम यूज करते हैं एनालाइजिंग करने के लिए डायनामिक प्रॉब्लम को इनटू स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जो मेरे पास डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल होता है, इस डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल को हम लैग्रांज डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल का भी नाम देते हैं। ओके, तो यानी कि सिंपल फॉर्म में ये बताऊं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था, एफ इज इक्वल टू एम ए। जो कि डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल वो क्या कहता है, एफ इज नेगेटिव एम इज इक्वल टू जीरो। बस ये डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसका हम ये कह सकते हैं कि जो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल है वो न्यूटन सेकंड लॉ की ही एक नई शक्ल है। बस यही है हमारे पास डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकुल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।